तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मजे में। चलिए, लास्ट क्लासेस में हमने क्लोज्ड सिस्टम के लिए वर्क और हीट ट्रांसफर देख लिया है। मतलब डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं उनके लिए हमने फॉर द क्लोज सिस्टम, फॉर द डिफरेंट प्रोसेसेस और फॉर द साइकिल, दोनों कंडीशंस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग धीरे धीरे कदम रखेंगे ओपन सिस्टम में, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे फ्री एक्सपांशन को। नाम से पता चल रहा है फ्री एक्सपांशन। दैट मीन्स व्हाट कि एक्सपांशन अगेंस्ट एक्सपांशन ऑफ द गैस अगेंस्ट वैक्यूम, अगेंस्ट वैक्यूम, वैक्यूम के अगेंस्ट जो गैस का एक्सपांशन होगा, जो गैस का क्या होगा, एक्सपांशन होगा, वही कहलाता है फ्री एक्सपांशन और अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपांशन। अनरिस्ट्रेन्ड मतलब उसमें कोई भी रोका टोकी नहीं है, कोई भी उसको रोका नहीं जा रहा है, उसको हम बोलेंगे क्या, अनरिस्ट्रेन्ड। ओके, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि फ्री एक्सपांशन हो रहा है तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा। तो यार हमको सपोज हमने पहले मान लिया कि ये हमारे पास कोई एक कंटेनर है एंड दिस इज इंसुलेटेड। ये हमने इसको आइसोलेटेड बोले, आइसोलेटेड नहीं बोलना चाहिए, इंसुलेटेड बोल देना चाहिए, इंसुलेटेड कर दिया है। और यहाँ पर ये पार्टीशन है इस तरीके से, इधर पूरा हमारे गैस है और दिस इज वैक्यूम। ये कहानी बिफोर है। आफ्टर दैट क्या होगा, आफ्टर दैट क्या होगा कि हम इसमें बहुत छोटा सा एक छेद कर देंगे और जैसे ही हमने इसमें छेद किया तो ये जो गैस है ये एक्सपांड होकर कहाँ आएगी, वैक्यूम में, और ये पूरे में फैल जाएगी। मतलब हमारे लिए अब सिस्टम बन जाएगा ये पूरा। सो दैट इज नोन एज व्हाट, फ्री एक्सपांशन। ये हमारा कहलाता है फ्री एक्सपांशन। ओके, अच्छा, तो फ्री एक्सपांशन हमारा क्या हुआ कि भाई किसी भी गैस का वैक्यूम के अगेंस्ट जो एक्सपांशन हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं फ्री एक्सपांशन। ओके, तो क्या ऐसे अगर हमने बात करी कि यहाँ पर एक पिस्टन सिलेंडर है, ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ गैस है, तो ये भी फ्री एक्सपांशन है, तो हम कहेंगे नो, दिस इज नॉट फ्री एक्सपांशन। तो इस कंडीशन में ये फ्री एक्सपांशन नहीं होगा। अच्छा, तो अब हमें ये देखना है कि फ्री एक्सपांशन में होगा क्या। तो बेसिकली फ्री एक्सपांशन में होगा ये कि जो वर्क होगा फ्री एक्सपांशन में वो होगा ज़ीरो। पर याद रखना पीडीवी ज़ीरो नहीं होगा, पीडीवी ज़ीरो नहीं होगा। पीडीवी या डीडब्ल्यू इज इक्वल टू पीडीवी होता है फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, बट जो हमारी फ्री एक्सपांशन प्रोसेस है ये हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब ये इरिवर्सिबल है, इसीलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं जो वर्क डन होगा फ्री एक्सपांशन वर्क, जो फ्री एक्सपांशन वर्क होगा, फ्री एक्सपांशन वर्क होगा वो ज़ीरो होगा, याद रखिएगा। बट पीडीवी ज़ीरो नहीं होगा, बट पीडीवी ज़ीरो नहीं होगा, पीडीवी ज़ीरो नहीं होने वाला है। समझ में आ रही बात कि नहीं? यहाँ पर जो है वर्क ज़ीरो होने वाला है। तो फ्री एक्सपांशन वर्क ज़ीरो होगा बट पीडीवी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है और पीडीवी जो होता है वर्क वो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन में। ठीक, दूसरी बात, सिस्टम हमारा आइसोलेटेड होने के कारण क्या हो रहा है, इंसुलेटेड होने के कारण क्या हो रहा है, जो हीट ट्रांसफर है वो भी क्या हो गई, ज़ीरो। तो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द प्रोसेस अप्लाई करता हूं, दैट इज व्हाट, dq is equals to du plus dw. So now dq is what, it's 0, dw is what, it's 0, that means du is equals to 0, change in इंटरनल एनर्जी 0 होगी, मतलब जो फाइनल माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी है वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब है जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है वो बराबर हो जाएगी इनिशियल इंटरनल एनर्जी के। मैं ज़रा सा चेंज कर रहा हूँ इसमें, मैंने धोखे से कैपिटल लेटर्स लिख दिए हैं, आपको मैं स्मॉल लेटर्स में इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ।
तो U फाइनल माइनस, सॉरी स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, कैपिटल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो U फाइनल इज इक्वल टू U इनिशियल। अब इसका मतलब क्या है, जनरली हम लोग ऐसी कंडीशन देखते हैं तो हम बोलते हैं कि यार इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। नहीं, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी। फाइनल और इनिशियल जो इंटरनल एनर्जी है वो सेम आने वाली है। और इसका मतलब क्या है कि अगर गैस हमारी आइडियल गैस है तो इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनिशियल इंटरनल एनर्जी फाइनल इंटरनल एनर्जी के बराबर है तो इनिशियल टेम्परेचर भी फाइनल के बराबर होगा। तो क्या प्रोसेस आइसोथर्मल है? नहीं, आइसोथर्मल फिर से बोलूँगा नहीं है। अब होगा क्या, ड्यूरिंग द एक्सपांशन पहले टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, फिर होगा क्या कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आकर टकराएंगे किससे, ये एटम्स मॉलिक्यूल्स जो भी हम बोले वो टकराएंगे किससे, पार्टिकल्स जो हैं वो आके टकराएंगे किससे, वॉल से। तो वहाँ होगी फ्रिक्शन या रबिंग, दैट्स वाई ये इरिवर्सिबल हो गई। ठीक, और जैसे ही फ्रिक्शन और रबिंग होगी तो डेफिनेटली फिर से टेम्परेचर क्या होना लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। तो इस तरीके से पहले टेम्परेचर डिक्रीज करता है, फिर टेम्परेचर इंक्रीज करता है और इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर एक दूसरे के इक्वल आ जाता है। आई होप आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आई होगी कि मैंने क्या बोला है। इसी बात को मैं वर्ड्स में जो मेंशन कर रहा हूँ वो देखिए क्या होगा कि इफ एन आइडियल गैस अंडरगोज फ्री एक्सपांशन वी नो दैट internal energy is a function of temperature only. So initial internal energy is equals to final internal energy. That means yeah, therefore the initial temperature is equals to final temperature. ठीक है, जो initial temperature है वो final temperature के क्या हो जाएगा, equal to हो जाएगा। समझ में आई बात इतनी? अब इधर देखो आगे क्या होने वाला है। जो बात मैंने बोली, दो free expansion of an ideal gas Ti is equals to Tf. This does not mean that the process is isothermal. A process said to be an isothermal process only when the temperature remains same throughout the process. Throughout the process अगर temperature क्या है, same है, तो ही हम उस process को क्या बोलते हैं, isothermal process बोलते हैं। But in free expansion initially during the expansion the temperature decreases and finally when the molecules come into the contact with the wall of the containers, due to this or due to friction or rubbing the temperature is increases, though Ti is equals to Tf, the temperature is not constant throughout the process. Free expansion is irreversible process, though PdV is not equal to 0. ये सब बातें मैं आपको समझा चुका हूं, but work is 0 in the free expansion because PdV is applicable for reversible process only, but the free expansion is irreversible process. पूरी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। यही बातें मैंने पहले समझाई थी, वही बातें मैंने यहाँ मेंशन करी हैं। ये मेंशन इसलिए कर देता हूँ जिससे कि आप नोट्स प्रॉपरली बना पाएँ। आई होप आप सभी को फ्री एक्सपांशन समझ में आया होगा, लेकिन फ्री एक्सपांशन से कुछ आउटकम्स हमारे सामने आए हैं। वो आउटकम्स क्या हैं, ज़रा हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो वो आउटकम्स हैं, जब कोई आइडियल गैस अगर फ्री एक्सपांशन में होगी तो हमें तीन बातें याद रखनी है। नंबर 1, द इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू, मतलब इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल। दूसरी कंडीशन हमको याद रखनी है कि इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम होगा। और तीसरी बात हमको याद रखनी है कि फाइनल एंथैल्पी और इनिशियल एंथैल्पी भी सेम होगी, बिकॉज एंथैल्पी इज नथिंग बट U plus PV, and for an ideal gas PV is equals to MRT. That means what, कि H is a function of temperature only for an ideal gas. So definitely अगर temperature initial और final same होगा तो enthalpy भी initial और final same होगी। I hope ये जो concept मैंने आपको दिया है, ये पूरी बातें आप याद रखेंगे, क्योंकि इससे कोई ना कोई एक क्वेश्चन बनने के चांस हैं। गेट में अभी तक नहीं पूछे गए हैं फ्री एक्सपांशन से, लेकिन आईएएस में बहुत पूछे गए हैं। आई होप आप सभी को फ्री एक्सपांशन समझ में आया होगा। सभी को क्लियर हो गया है फ्री एक्सपांशन? फ्री एक्सपांशन क्लियर हो गया है? तो
अभी तक मैंने आपको क्लोज सिस्टम के बारे में बताया, फ्री एक्सपांशन के बारे में बताया। नाउ अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं ओपन सिस्टम में। ओपन सिस्टम को हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी बोलते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम मतलब ओपन सिस्टम, कंट्रोल मास मतलब क्लोज सिस्टम। ये दो वर्ड हमेशा याद रखिएगा, कंट्रोल वॉल्यूम मतलब ओपन, कंट्रोल मास मतलब क्लोज सिस्टम। अब फ्लो वर्क मतलब क्या, ओपन सिस्टम वर्क क्या होगा। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि फ्लो वर्क क्या है, द वर्क ट्रांसफर इन causing the fluid element either to enter or leave the control volume is known as flow work। तो क्या कहलाता है बेसिकली, अगर हमने बोला कि वर्क ट्रांसफर इन causing द फ्लूइड एलिमेंट आइदर टू एंटर और लीव द कंट्रोल वॉल्यूम, है ना। काजिंग की स्पेलिंग CA आना चाहिए, CAUS, कॉज CAUSING, कॉजिंग आना चाहिए, राइट, सही कर लीजिएगा। सो बेसिकली यहाँ पर आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको कि द वर्क ट्रांसफर इन काजिंग द फ्लूइड एलिमेंट आइदर टू एंटर और लीव द, या एंटर करने के लिए और लीव करने के लिए जो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क ट्रांसफर कर रहे हैं किसी कंट्रोल वॉल्यूम में, उसी को बोलते हैं फ्लो वर्क। नाउ लेट एज्यूम दैट कि वी हैव अ कंट्रोल वॉल्यूम, ये हमारे पास कोई कंट्रोल वॉल्यूम है, राइट, एंड दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड। ऐसा हमने 1 और 2 मान लिया है। स्टार्टिंग में हमने मान लिया कि हमारे पास एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट यहां से एंटर कर रहा है, लाइक दैट। इस एलिमेंट को मैं यहां बना देता हूं थोड़े बड़े में, माना इसकी एरिया A है, लेंथ dx है, मास dm है, बहुत छोटा सा। तो जो वॉल्यूम होगा इसका वो होगा A इंटू dx। तो अगर कोई बोले स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, तो आप बोलेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा dV/dm, एंड दैट इज नथिंग बट द V/m भी हम इसको बोल सकते हैं, अगर टोटल वॉल्यूम और मास के कंपैरिजन में हम लोग बात करें। वेरी गुड, आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं जा रही होगी और ये समझ में आ रहा होगा कि हमें करना क्या है। अब बात आती है कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है P = फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स = हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स = क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। सो नाउ द वर्क डन इज व्हाट, तो वर्क डन या वर्क बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और सपोज इसको एंटर करने के लिए इसने कितना डिस्प्लेस किया है, dx इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ये बन जाएगा P इंटू A इंटू dx। अगर मैंने बोला कि वर्क पर यूनिट मास मुझे निकालना है, तो मैंने स्मॉल dm से क्या कर दिया, इसमें डिवाइडेशन कर दिया, क्योंकि इसका मास कितना है, dm। और A dx अपॉन dm, तो A dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, dv। तो ये बन जाएगा P इंटू dv अपॉन dx, और dv अपॉन dx, सॉरी dv अपॉन dx नहीं बनेगा, dv अपॉन dm बनेगा। और dv अपॉन dm को हम लिख सकते हैं स्मॉल v मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये हमको वर्क पर यूनिट मास मिला है। अगर हमने माना कि जो मास एंटर कर रहा है, वो कितना है, वो है टोटल मास m। तो जो नेट वर्क हो जाएगा फॉर दैट मास, दैट इज P इंटू V इंटू m, एंड दैट इज नथिंग बट द वॉल्यूम। तो जो वर्क मिला हमको ओपन सिस्टम या फ्लो वर्क जो हमें मिला, वो फ्लो वर्क मिला है PV। PV इज व्हाट, इट्स अ फ्लो वर्क। तो अगर मैं एंटर की बात करूं तो एंट्रेंस पर ये प्रेशर P1 होगा, वॉल्यूम V1 होगा, तो अपन बोलेंगे P1 V1। और एग्जिट पर अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा P2 V2। याद रखना, एक बार एंटर कर रहा है, एक बार लीव कर रहा है।
एंटर कर रहा है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो नेगेटिव हो जाएगा, और एग्जिट कर रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जब एंट्री करेगा तो नेगेटिव लेना है और जब एग्जिट करेगा तो पॉजिटिव लेना है। तो एट द टाइम ऑफ द एंट्री इट्स अ माइनस P1 V1 एंड एट द टाइम ऑफ द एग्जिट इट्स अ प्लस P2 V2। तो जो हमारे पास वर्क मिला है, वो सिंपली याद रखना फ्लो वर्क या जो ओपन सिस्टम वर्क है वो हमारे पास आ गया है V1 P1। ये एंटरिंग का है इसलिए नेगेटिव है, और ये एग्जिट का है इसीलिए पॉजिटिव है। आई होप आप सभी को यहां पर फ्लो वर्क समझ में आया होगा। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो अभी तक हमने स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में बस बोला है, अब देखने चालू कर रहे हैं। हमने फ्लो वर्क देख लिया, फ्लो वर्क क्या होता है, तो PV इज द फ्लो वर्क। एंट्री के लिए माइनस होगा, एग्जिट के केस में प्लस होगा। वेरी गुड। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है, मतलब SFEE, मतलब यहां पर स्टार लगा लो, इससे क्वेश्चन आने ही है, चाहे आप कुछ भी कर लो, इससे क्वेश्चन आनी है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझो और जो इसका आउटकम आ रहा है वो याद रखना है कैसे भी करके, ठीक है। बेसिकली स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। अ फ्लो इज सेड टू बी स्टेडी फ्लो इफ द फ्लूइड प्रॉपर्टी रिमेन्स कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू है, विथ एक्सेप्ट टू नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू time at any given section for the steady flow there is a no accumulation मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना है ना। तो there is no accumulation of mass and energy in the control volume, मतलब ओपन सिस्टम में जो कंट्रोल वॉल्यूम है, मतलब ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी एकत्रित नहीं होगी, मतलब उसका एक्यूमुलेशन नहीं होगा, राइट। तो ना हमें एक्यूमुलेशन ऑफ मास करना है, ना हमें एनर्जी करनी है। दैट मीन्स व्हाट, कि जितना मास आया उतना मास चला गया। अगेन हमने एक सिस्टम ले लिया, लेट कंसीडर दिस इज अ ओपन सिस्टम, और ये हमने डॉटम ले लिया। इस डॉटम से ये कितनी डिस्टेंस पर है, तो इसकी हाइट मान ली Z1, इसकी मान ली Z2, इधर पर सब कुछ मान लेते हैं, वेलोसिटी C1 इज द वेलोसिटी, एंटरिंग मास M1, और क्या क्या मान लें, वॉल्यूम V1, प्रेशर P1, टेम्परेचर T1, सब कुछ मान लिया 1111, राइट। इंटरनल एनर्जी U1, यहाँ पर देखा जाए तो एंथैल्पी H1, राइट। यहाँ पर बात करी जाए तो क्या हो जाएगा, दिस इज द 2, तो 2 पर सब कुछ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, सब कुछ 2 कर लेना, U2, C2, M2, V2, है ना, वॉल्यूम है तो V2, T2, P2, और हमने कुछ इसको हीट दी है Q, और इसने कुछ वर्क दिया दैट इज W। अब कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना क्या होगा। तो एक तो एक्यूमुलेशन ऑफ मास नहीं हो रहा है, मतलब जितना मास अंदर गया उतना ही मास बाहर आ गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ फ्लो ऑफ, आप बोल सकते हैं जो भी बोलना चाहे, मास पर यूनिट टाइम, तो वो जो रेट होगा मास फ्लो रेट वो सेम होगा एंट्री पर और एग्जिट पर। तो 1 and 2 इज इक्वल्स टू होना चाहिए, ये हमको पता चल गया है। डॉट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं बात करूं कि एनर्जी की, तो एनर्जी जो एंट्री पर होगी वही एग्जिट पर भी होगी। तो एंट्री पर कितनी आ रही है बेटा, जरा देखो ध्यान से। तो एंट्री पर कितनी आ रही है, सबसे पहले हमने उसमें ली कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज M1 C1 स्क्वायर प्लस M1 GZ1 प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इंटरनल एनर्जी दैट इज द U1 एंड
हीट जो हमने उसको सप्लाई करी थी, तो ये भी तो एंट्री पे जाएगी क्योंकि अंदर जा रही है, जो भी अंदर जा रहा है। जो बाहर निकल रहा है वो कौन है, तो वो निकल रहा है m2c2 स्क्वायर प्लस m2gz2 प्लस u2 और प्लस आएगा वर्क। वर्क की बात ऐसी आएगी कि हम यहाँ पे नेट वर्क देखेंगे, तो सबसे पहले एंटरिंग का वर्क होगा, एंटरिंग का वर्क नेगेटिव होगा P1 V1, फिर एग्जिट का वर्क होगा दैट इज P2 V2। और कई बार होता है कि कंट्रोल वॉल्यूम कुछ काम कर रहा है। सर ये कंट्रोल वॉल्यूम क्या काम करेगा, वर्क कंट्रोल वॉल्यूम वर्क क्या होगा, आप जो बोल रहे हैं ये कंट्रोल वॉल्यूम वर्क, ये होगा क्या। देखो दोस्त, कुछ नहीं होगा। जैसे आपने एक टरबाइन लिया, ये आपके पास टरबाइन है, इस टरबाइन में एंट्री हुई, ये काय पे हुई, P1 V1 पर। एग्जिट हुआ, ये काय पे हुआ, P2 V2 पर ड्यूरिंग दैट ये टरबाइन जो है ये भी तो रोटेट किया, और इससे कौन चला, इस टरबाइन से कौन चला भाई, आपने किसी को भी चलाया, जनरेटर को, अल्टरनेटर को, किसी को भी चलाया, मतलब आपसे यहां से इससे इस टरबाइन से कुछ आउटपुट मिला, दैट आउटपुट इज नथिंग बट कंट्रोल वॉल्यूम वर्क, WCV। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी हमारे पास इक्विपमेंट हैं या ऐसे भी डिवाइसेस हैं जिनमें आपका कंट्रोल वॉल्यूम वर्क 0 होगा, जैसे नोजल हो गई, हीट एक्सचेंजर हो गया। हीट एक्सचेंजर में क्या होगा भाई, ये हीट एक्सचेंजर है, सपोज ये हीट एक्सचेंजर है, इसमें क्या होगा, तो इसमें भी मित्र यही होने वाला है, क्या एग्जिट होगा, एंट्री होगी, एग्जिट होगा, लेकिन क्या ये कुछ रोटेशन वगैरह देगा क्या, नहीं, ये सिर्फ कूल करता है, ठंडा करता है, हीट को एक्सचेंज करता है, कोई वर्क डन नहीं होता। तो फॉर दैट द कंट्रोल वॉल्यूम वर्क इज 0। तो इन द केस ऑफ एनी दैट टाइप ऑफ सिस्टम जहां पर कंट्रोल वॉल्यूम वर्क 0 होगा, उसमें हम 0 ले लेंगे, पर क्योंकि हम जनरल कंडीशंस को लेकर चल रहे हैं इसलिए हम इसमें कुछ ना कुछ कंट्रोल वॉल्यूम वर्क ऐड करेंगे। ये वैल्यू को हम वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारी ये जो इक्वेशन है ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी, 1/2 m1c1 स्क्वायर प्लस m1gz1 प्लस u1 प्लस q इज इक्वल्स टू 1/2 m2c2 स्क्वायर प्लस m2gz2 प्लस u2 प्लस अब मैं यहाँ पर W जो W नेट था, ये इसको W नेट बोल सकता हूँ, ये W नेट की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट माइनस P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस WCV। अब हम क्या करेंगे, इस 1 वाले को साइड चेंज करके यहाँ ले आएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 1/2 m1c1 स्क्वायर प्लस m2 नहीं है, m1 ही है, m1gz1 प्लस u1 और प्लस वो वाला जो इधर आकर हो गया वो हो गया P1 V1 प्लस q इज इक्वल्स टू 1/2 m2c2 स्क्वायर प्लस m2gz2 प्लस u2 प्लस P2 V2 और प्लस WCV। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गई है, जो हमारे पास अभी इक्वेशन बन गई है, दैट इज 1/2 m1c1 स्क्वायर प्लस m1gz1 प्लस इट्स u1 प्लस P1 V1 प्लस q इज इक्वल्स टू 1/2 m2c2 स्क्वायर प्लस m2gz2 प्लस u2 प्लस P2 V2 प्लस WCV। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको हमें पता है हम क्या लिख सकते हैं, इसको रिप्लेस कर देंगे H1 से और इसको रिप्लेस कर देंगे H2 से। जब हम इसको H1 H2 से रिप्लेस कर देंगे तो जो हमारे पास इक्वेशन बचेगी वो बचेगी 1/2 m1c1 स्क्वायर प्लस m1gz1 प्लस h1 प्लस q इज इक्वल्स टू 1/2 m2c2 स्क्वायर प्लस m2gz2
प्लस H2 प्लस WCV। अब हम क्या करेंगे, इसको मास से इंडिपेंडेंट बनाएंगे, मतलब मास से डिवाइडेशन कर देंगे, बिकॉज वी नो दैट कि m1 इज इक्वल टू m2। भाई जो m1 था एंटरिंग मास था, वही एग्जिट मास का है, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ मास भी नहीं हो रहा है। तो हमने क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन में मास से डिवाइडेशन कर दिया। तो दिस विल बी 1/2 c1 स्क्वायर प्लस gz1 प्लस स्मॉल h1, क्योंकि यू नो दैट कि एंथैल्पी पर यूनिट मास इज नथिंग बट द स्पेसिफिक एंथैल्पी, सो दैट इज h1। और यहाँ पर हम इसको भी स्मॉल q से कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि q अपॉन m आ गया है, एंड दैट इज 1/2 c2 स्क्वायर प्लस gz2 प्लस स्मॉल h2 प्लस स्मॉल WCV। ये हमारे पास जो इक्वेशन बनकर आई है, यही इक्वेशन कहलाती है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज SFEE, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। और इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज द फर्स्ट लॉ of thermodynamics for open system undergoing steady flow condition. So this is the first law of thermodynamics for open system or for the control volume system under स्टडी स्टेट कंडीशन। तो ये अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन है, और यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द ओपन सिस्टम बन जाता है। पर कब की कंडीशन में, जब हमारा स्टडी फ्लो हो। ये आंख बंद करके करना है। ध्यान क्या रखना है, अब जरा उस पर कंसंट्रेट करिए। ध्यान ये रखना है कि जब सभी चीज़ें किलो जूल वगैरह में दी जाएं, चाहे एंथैल्पी हो या किलो जूल पर केजी में दी जाए, तो उस समय ये ध्यान रखना कि यहाँ पर भी वो कंडीशन बननी चाहिए। तो आप चाहें तो 1/2000 कर इसको उस तरीके से लिख लें पहले ही, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये आपको दिक्कत नहीं देगी। दूसरी बात आपको याद रखना है, दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, 2 मिनट। दूसरी बात ये याद रखनी है कि यहाँ पर जो आपकी हीट है, ये हीट भी किलो जूल पर केजी में है, ये वर्क भी किलो जूल पर केजी में आएगा, या जो भी तुम करने वाले हो। निकालने के लिए आ जाए या दे दिया जाए, कुछ और पूछा जाए, तो आई होप आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यूनिट का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जनरली आप जो स्पीड लेते हो, मतलब जो वेलोसिटी लेते हो, वो मीटर पर सेकंड में आप लेते हो। यहाँ पर आपको मीटर पर सेकंड में ही रखना है, पर डिवाइडेशन आप किससे कर देंगे, 2000 से, तो जूल कन्वर्ट हो जाएगा किलो जूल में। सिमिलरली यहाँ पर जब आप देख रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, GH है, मतलब mgh, ये भी आपका जूल में आएगा। तो यहाँ पर आप जब इसको रखेंगे तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा, और z की वैल्यू भी आपको पता है काय में होगी, मीटर में होगी। तो उस कंडीशन में भी आप याद रखिएगा 1000 से डिवाइडेशन करना मत भूलिएगा। दिस इज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम की इक्वेशन है, बहुत ज़्यादा काम में आएगी। और अब हम लोग इसकी एप्लीकेशन को देखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को देखा, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन किसकी है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं नोजल या डिफ्यूज़र जो होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। नोजल क्या होता है, तो नोजल बेसिकली वो डिवाइस है जो कि इंक्रीज करती है काइनेटिक एनर्जी को एट द एक्सपांशन ऑफ द प्रेशर एनर्जी, और डिफ्यूज़र वो है जो प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करता है एट द एक्सपांशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कोई बोले कि पोटेंशियल एनर्जी प्रेशर एनर्जी को जो कन्वर्ट कर रहा है
किस में, काइनेटिक एनर्जी में, दैट इज डिफ्यूज़र। और जो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, सॉरी शायद मैंने गलत बोल दिया, मैं फिर से बोल देता हूँ कि नोजल वो डिवाइस है जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। किसको कौन डिक्रीज होगा, तो प्रेशर एनर्जी डिक्रीज होगी। डिफ्यूज़र में प्रेशर एनर्जी इंक्रीज करेगी और डिक्रीज क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। हमने अभी पहले ले लिया किसको, नोजल को। किसको ले लिया हमने, नोजल को। चलिए, नोजल जनरली हम लोगों ने देखी है, कुछ ऐसी ऐसी बनाते हैं हम लोग नोजल, ये नोजल होती है ना, दिस इज द, और इस नोजल को हमने आइसोलेटेड कर दिया है। तो हमने एक नोजल मान ली है और इस नोजल को हमने क्या कर दिया है, आइसोलेटेड कर दिया है, राइट। मान लिया कि ये कुछ डॉटम है, यहाँ से जो फ्लो हो रहा है वो कुछ ऐसा है, तो ये हाइट Z1 है एंड दिस विल बी Z2। डेफिनेटली हमको पता है कि जो नोज़ल है वो हमने मान ली है कि वो इंसुलेटेड है, राइट। और हम ये मान रहे हैं कि Z1 इज इक्वल टू Z2 है, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस को नेग्लेक्ट कर दिया। और हमने ये भी मान लिया, अच्छा, कंट्रोल वॉल्यूम वर्क भी नोजल के लिए क्या होगा, दैट इज 0, क्योंकि कोई तो आउटपुट देगी नहीं, वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी के बीच में खेल हो रहा है। और चूंकि हीट भी 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इंसुलेटेड है। तो अगर मैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का यूज़ करता हूँ, दैट इज़ 1/2 C1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस H1 प्लस Q इज इक्वल्स टू 1/2 C2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस H2 प्लस WCV। सो आपका WCV हो गया 0, Z1 बराबर Z2 है, इसलिए ये भी कैंसिल आउट। आइसोलेटेड है तो ये 0, ये भी 0। तो आपके पास इक्वेशन बची 1/2 C1 स्क्वायर प्लस H1 इज इक्वल्स टू C2 स्क्वायर प्लस H2, मतलब 1/2 C2 स्क्वायर प्लस H2। ये इक्वेशन वैलिड है नोज़ल और डिफ्यूज़र दोनों के केस में। बट अगर हम ये मानें कि नोज़ल में इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा छोटी है, मतलब C1 इज़ वेरी वेरी लेस देन C2, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जो हमारे पास आएगा वो आएगा H1 माइनस H2 इज इक्वल्स टू 1/2 C2 स्क्वायर। तो जो वेलोसिटी है C2 वो हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ H1 माइनस H2। तो जो चेंज इन एंथैल्पी है उसको हम देखकर उसका 2 का इंटू कर उसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड आ जाएगी। आई होप आप सभी को ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई कैसे करना है इन द केस ऑफ नोजल और डिफ्यूज़र आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर कहीं पर उसने बोला है कि दोनों का Z सेम नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है गेट में, मैं कराऊंगा आपको, तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है Z1 इज़ नॉट इक्वल टू Z2। तो हमें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में ऐसे टाइम पर उसका यूज़ करना पड़ेगा। सो प्लीज़ रिमेंबर, ये हमने माना था तब हमने दोनों को कैंसिल आउट किया है। नोज़ल थोड़ी सी ऐसे इंक्लाइंड वगैरह है तो डेफिनेटली फिर Z1 और Z2 सेम नहीं होंगे, फिर हमें हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर रिलेशन से फाइंड करना पड़े। चलिए, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे कर रहे हैं। और ये जितनी भी मैं न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ उसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियोस ला रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो देखिएगा फॉर द न्यूमेरिकल। क्योंकि मैं यहाँ न्यूमेरिकल इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कई बार जो यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं उनको थ्योरी बहुत ज़्यादा चाहिए रहती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं इस तरीके से पैटर्न बनाया हूँ कि उनके लिए भी वो यूज़फुल हो जाए, तो मुझे अलग से उनके लिए वीडियो नहीं डालने पड़े। ठीक है, बाकी कुछ जगह पे डालूंगा, जैसे मैकेनिक्स वगैरह है वहाँ पे मैं डालूंगा। यहाँ पर भी इन फ्यूचर हम वाला प्लान भी कर लेंगे कि हम साथ ही साथ आपको न्यूमेरिकल भी दे रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में तो नहीं, कुछ दिनों के बाद फिर हम वो चीज़ भी कर देंगे। बट आपको न्यूमेरिकल अलग से मिल रहे हैं, पढ़ा मैं ही रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो समझ में आ रहे होंगे कि कैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, राइट। और कुछ अभी बातें और भी हैं जो मुझे बतानी है, लेकिन थोड़ा सा अभी टाइम मेरे पास लिमिटेड हो रहा है। जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा चीज़ों से तो मैं आपके लिए और बेहतर कुछ लाइव सेशंस भी कंडक्ट कर दूंगा। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारे पास अगला टास्क है, एंड दैट इज़ व्हाट, टरबाइन।
टरबाइन क्या होता है, टरबाइन क्या होता है, तो बेसिकली टरबाइन, ये आपको पता ही है टरबाइन क्या होता है यार, मैं क्या बताऊंगा, मैकेनिकल इंजीनियर बन रहे हो भाई, टरबाइन तो पता ही होगा। तो यहाँ से इनलेट होगा और ये एग्जिट होगा और यहाँ पे कुछ आपको मिलेगा कंट्रोल वॉल्यूम वर्क। इससे जो वर्क आउटपुट मिलता है, इसलिए कंट्रोल वॉल्यूम वर्क जो इससे निकलता है वो पॉजिटिव होता है, ये बात ध्यान रखना। अब इस कंडीशन में भी हम मान लेंगे कि हमारा जो टरबाइन है वो आइसोलेटेड है या इंसुलेटेड है, सॉरी आइसोलेटेड नहीं है, इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड होने के कारण जो हीट ट्रांसफर है दैट इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली हमने काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, याद रखना मैं चेंजेस बोल रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये भी याद रखना है। तो उस कंडीशन में अगर मैं जाता हूं तो 1/2 C1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस H1 प्लस Q इज इक्वल्स टू 1/2 C2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस H2 प्लस WCB, ये हमारे पास आ गया। नाउ वी नो दैट चेंजेस को हम लोग कर रहे हैं, तो मतलब इसका माइनस इसका जो भी चेंज होगा वो नेगलेक्ट हो जाएगा, तो हमने हटा दिया, नेगलेक्टेड। सिमिलरली ये दोनों का भी जो चेंजेस होगा वो भी हमने नेगलेक्ट कर दिया, ये तो ये और ये दोनों को भी नेगलेक्ट कर दिया। और चूंकि आइसोलेटेड है, सॉरी इंसुलेटेड है, तो हीट ट्रांसफ़र भी क्या हो जाएगा, 0। उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ बचेगा H1, यहाँ बचेगा H2, उसको इधर ले आएंगे तो H1 माइनस H2, एंड दैट इज़ नथिंग बट द कंट्रोल वॉल्यूम वर्क। ये हम लोग एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में जरूर देखेंगे, तब हमें और अच्छे से क्लियर रहेगा। तो जो एंथैल्पी में चेंज है, सॉरी जो एंथैल्पी में चेंज है वो कंट्रोल वॉल्यूम वर्क के बराबर होता है इन द केस ऑफ टरबाइंस, इन द केस ऑफ टरबाइंस। तो टरबाइन के केसेस में ऐसा होगा। अगर आपसे बोला जाए कंप्रेसर के केस में क्या होगा, अगर आपसे बोला जाए कि कंप्रेसर के केस में क्या होगा, तो इन द केस ऑफ कंप्रेसर आपको इतना बस ध्यान रखना है कि कंप्रेसर में ये होगा कि इधर इनलेट होगा और इधर एग्जिट होगा। ये देख रहा है ऐसा कंप्रेस कर रहा है, इधर क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। तो टरबाइन में जनरली एक्सपांशन होता है, इसमें क्या होता है, तो इसके लिए हमको कुछ ना कुछ वर्क इनपुट देना पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। इनपुट देना पड़ता है मतलब इसका कंट्रोल वॉल्यूम वर्क जो होगा वो निगेटिव होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वो आपका कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो अगर फिर से स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आप लगाते तो मैं सीधे लिख देता हूँ कि कंट्रोल वॉल्यूम वर्क फॉर द कंप्रेसर जो भी होगा वो टरबाइन के निगेटिव होगा। आप बस इतना ध्यान रखो, जो भी टरबाइन है उसका निगेटिव होगा, इतने से आपका काम हो जाएगा, मतलब H2 माइनस H1 हो जाएगा। आई होप आप सभी को यहाँ तक पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग क्या है? बेसिकली थ्रॉटलिंग एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, राइट। और अगर हम लोग बोलें कि फ्लो थ्रू अ पार्शियल ओपन वाल्व, फ्लो थ्रू अ वेरी स्मॉल ओपनिंग, फ्लो थ्रू अ प्लग, पोरस प्लग, तो अगर हमने ये बातें बोली तो इसका मतलब क्या है कि दैट इज नथिंग बट द थ्रॉटलिंग। अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। पार्शियली ओपन वाल्व, पार्शियली ओपन वाल्व का मतलब क्या होगा? जैसे हमारे घर में हम लोग नल वगैरह को बहुत छोटे से ओपन कर देते हैं, तब ऐसा देखने को मिलता है हमें, दैट इज द थ्रॉटलिंग। फिर फ्लो थ्रू अ वेरी स्मॉल ओपनिंग, लाइक जो हमारा ऑरिफिस होता है उसके बाद हम लोग करें। या आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूं तो डिओड्रेंट जो हम लोग लेते हैं तो स्प्रे जब करते हैं, सो दैट इज द वेरी स्मॉल ओपनिंग से फ्लो होता है, राइट। सिमिलरली फ्लो थ्रू अ पोरस प्लग, पोरस मतलब क्या होता है, जो पोरस होते हैं ना, पोरस मतलब क्या बोले अपन इसको यार, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पहले वो जो फिल्टर आते थे, वो फिल्टर ऐसे जो पानी वाले फिल्टर, जो नॉर्मल फिल्टर हम लोग घर में रखते थे, बस पानी डाल देते थे और वो एक धीरे धीरे बूंद बूंद करके फिल्टर होता था। तो वो जो होता था वो पोरस होता था, उसमें कुछ छेद छेद से होते थे, राइट, दैट इज़ अ पोरस प्लग। सो आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी कि जो थ्रॉटलिंग्स हैं उसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे या थ्रॉटलिंग वाल्व क्या होगा। अब बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, थ्रॉटलिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनके बारे में बात करते हैं।
तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये तो मैं पहले ही अभी थोड़ी देर पहले ही बोल चुका हूं। देयर इज नो हीट ट्रांसफर, नो वर्क ट्रांसफर और एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, एंथैल्पी हमेशा कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी इन द केस ऑफ थ्रॉटलिंग। मतलब अगर मैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाता हूं, दैट इज 1/2 C1 स्क्वायर प्लस जी Z1 प्लस H1 प्लस सी नहीं Q इज इक्वल्स टू 1/2 C2 स्क्वायर प्लस जी Z2 प्लस H2 प्लस WCV। तो डेफिनेटली जो कंट्रोल वॉल्यूम वर्क है वो यहाँ पर क्या होने वाला है? जीरो। हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। नो हीट ट्रांसफर होगी, मतलब दिस इज ऑल्सो जीरो, सो दिस इज जीरो। एंड वी से दैट कि यार काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस भी क्या होंगे? नेग्लेक्टेड होंगे। तो H1 बराबर आ जाएगा H2। इसका मतलब है कि एंथैल्पी भी रिमेन्स कांस्टेंट। तो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है कौन? थ्रॉटलिंग। ये आरएसी में हम लोग बहुत अच्छे से इसको ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं देख रहे हैं अभी, क्योंकि आरएसी में इसकी एप्लीकेशन है और वहाँ आपको ये समझने में भी आएगी। मुझे कुछ लोगों ने बोला है कि आप एप्लीकेशन थोड़ी सी कम बता रहे हैं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल कम दे रहे हैं। तो उसका रीज़न है क्योंकि अभी ये मैं एप्लीकेशन वाले पार्ट पे पहुंचा ही नहीं हूँ। जब मैं एप्लीकेशन वाले पार्ट पे पहुंचूंगा तो एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा एप्लीकेशंस यहाँ बताऊँगा तो फिर पूरा डिटेल में जाना पड़ जाएगा। फिर ये टॉपिक हमारे बहुत लंबे हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा लंबे होने के कारण कहीं ना कहीं ये पाया गया है कि इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म होता है। इसलिए उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जहाँ जो चीज़ आएगी वहाँ मैं उसको डिटेल में बताऊँगा। सो आई होप आप सभी को मेरे वीडियोस लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे और आशा करता हूँ कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि डेफिनेटली इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तभी तो हर बंदा एक ही बात बोलता है कि भाई साहब लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो हम भी बोल रहे हैं कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, राइट। एक छोटी सी चीज़ मेरे से मिस हो गई थी, एंड दैट इज़ व्हाट? गैस इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। गैस इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग देख रहे हैं। चलिए, हमें पता है कि गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल्स टू MRT, जहाँ पे M इज़ अ मास, R इज़ अ गैस कांस्टेंट और बाकी PVT आपको पता ही है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, राइट। अगर किसी ने बोला कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स उसके टर्म्स में ही हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स हैं क्या? स्मॉल n इज इक्वल्स टू क्या होता है? तो दैट इज इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट मतलब कौन? कैपिटल M और स्मॉल m इज द मास। तो अगर मैं बोलूं कि स्मॉल m क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे n इंटू m। ये वैल्यू को मैं इधर रखता हूं तो PV इज इक्वल्स टू बन जाएगा n कैपिटल MRT, राइट, यस। अब हमें पता है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की अगर हम लोग बात करें तो दैट इज R बार। तो R बार अगर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, सो दैट इज इक्वल्स टू होता है MR। बेसिकली अगर मुझे कहीं पर भी गैस कांस्टेंट को फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसमें उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइडेशन कर दूंगा तो मुझे गैस कांस्टेंट मिल जाएगा। वहीं से मैंने R बार की वैल्यू ली है, दैट इज इक्वल्स टू MR, और वो मैं यहाँ रख दूंगा तो PV इज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा N R बार T। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने है ये इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स है, जो आपने क्लास 11th में इसी फॉर्म में पढ़ी थी। बस हम यहाँ R बार लिख रहे हैं, वहाँ R उसी को लिख लेते थे जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता था। आई होप आप सभी को ये बातें क्लियर हो गई होंगी। और इसमें अगर R की वैल्यू आपको पूछी जाए तो R की वैल्यू जरूर आप याद रखिए, दैट इज 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, पर किलो मोल केल्विन। So that is the unit of
R। ये अगर आप इसमें भी लिखोगे मतलब 8.314 जूल पर मोल केल्विन तो भी चलेगा। दोनों ही कंडीशन में कोई डिफरेंस नहीं है, हमने दोनों जगह से किलो किलो को हटा दिया है। दिस इज किलो मोल, स्मॉल के है, ये कैपिटल के है केल्विन वाला, ये ध्यान रखिएगा, ये स्मॉल वाला है, ठीक है। सो यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आशा करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ हमारे टेलीग्राम के जो हमारा चैनल है उस पर भी जाकर उसको ज्वाइन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।